नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विषय के अनुरूप हम आपके बीच में गोनोरिया पर चर्चा करेंगे। हमारे सुनने वाले साथी कृपया लिखें कि आवाज़ मेरी आप तक आ रही है। विनोद कुमार जी कृपया लिखें कि आवाज़ आ रही है, मैं वेट कर लेता हूं। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है। आप में से किसी ने ये कंप्लेंट नहीं किया कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं आपसे जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए विनोद जी, धन्यवाद। गोनोरिया, गोनो शब्द गायनी यानी जनन इंद्रियों से संबंधित है और रिया शब्द डिस्चार्ज यानी रिसाव से संबंधित है। गोनोरिया जनन अंगों से होने वाला रिसाव गोनोरिया कहलाता है। अब ये रिसाव पहले हल्का सफ़ेद रंग का पतला या डाइल्यूट होता है, जो कुछ समय बाद कंसंट्रेट होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, पीला होने लगता है, बदबूदार होने लगता है। लेकिन ये गोनोरिया होता क्यों है, पहले हम इस पर चर्चा कर लें। गोनोरिया आमतौर से गोनोकॉकल बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, यानी एक संक्रमित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। चूँकि इसका संबंध जनन अंगों से है, तो स्वाभाविक है कि ये रोग जनन अंगों के द्वारा ही एक दूसरे में इंटर ट्रांसफ़र होते हैं। विशेष करके वो पुरुष जो मल्टी इंटरकोर्स या मल्टी सेक्सुअल के आदी होते हैं, या वो महिलाएं जो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करती हैं जो पहले से गोनोरिया का शिकार हो या उसके अंदर गोनोकॉकल बैक्टीरिया उपस्थित हों। गोनोकॉकल बैक्टीरिया पहली बार 1879 में ये नाइसर द्वारा खोजा गया था और इसी कारण पहले इस रोग का नाम नाइसीरिया के नाम से रखा गया था। लेकिन बाद में गोनोकॉकल बैक्टीरिया पर शोध कार्य हुआ और ये देखा गया कि ये इंटरकोर्स के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं और फिर सबसे पहले इनका आक्रमण हमारे जेनिटल सेक्स ऑर्गन पर, या ये मान लें कि पुरुषों के पेनिस पार्ट पर और महिलाओं के वैजाइना पार्ट पर इसका असर शुरू होता है। सबसे पहला जो लक्षण इसमें आरंभ होता है वो होता है पेशाब में जलन। पेशाब रुक रुक के होना, जलन करना, तीव्र जलन होना, ये तमाम लक्षण इसके देखे गए हैं, जो गोनोरिया में, या इसको हिंदी में हम सुजाक भी कहते हैं। विशेष करके हम ये देख लें कि इसमें ल्यूकोसाइट टीएलसी डीएलसी और यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ल्यूकोसाइट टीएलसी डीएलसी का रेट बढ़ जाता है जब हम पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। और ये आमतौर से पहले पेशाब में जलन शुरू होती है, फिर जलन के बाद हल्का सा पेन दर्द शुरू होता है, और फिर जब इन्फेक्शन पूरे पेनिस पार्ट में या वैजाइनल पार्ट में महिला या पुरुष के फैल जाता है तो इसका इन्फेक्शन फिर अंदर की ओर बढ़ने लगता है और ये जाकर के प्रोस्टेट ग्लैंड तक, यूरिनरी ब्लैडर तक, और फिर धीरे धीरे वहाँ से निकल करके किडनी तक भी पहुँच जाता है। ऐसा लक्षण देखने में आया है। महिलाओं में भी यही स्थिति होती है। पहले वैजाइनल पार्ट पर होता है, वैजाइनल पार्ट के बाद सर्विक्स तक पहुंचता है, यूटेरस तक पहुंच सकता है, यानी इस रोग की गंभीरता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुरुआती दौर में आमतौर से पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाने में झिझकते हैं, अपने शब्दों को बयां करने में उनको दिक्कत आती है। लेकिन मैं अपने चिकित्सक साथियों से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो रोगियों की बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुने, गंभीरतापूर्वक रोगियों की शिकायत को अपने ध्यान में रखें। और चूँकि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन हैं
तो मैं बार बार इस बात का आपको संकेत करता हूं कि आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि रोगी की कंप्लेंट के साथ साथ आपके दिमाग में वो अंग चलने लगे जिन अंगों की औषधियां आपको देनी है। धीरे धीरे ये जब रोग बढ़ता जाता है तो जांघों के कोर पर यानी जोड़ पर गांठें फूल जाती हैं, लिम्फ नोड फूल जाते हैं, वहाँ पे दर्द शुरू होता है। लिम्फ नोड में दर्द शुरू होने का मतलब जैसे आपके लिम्फ नोड, चूँकि जेंटल पार्ट आपके जांघों के आसपास होते हैं, तो लिम्फ नोड पर सबसे पहले अपने आसपास के लिम्फ नोड फूलते हैं। अब थोड़ा सा लिम्फ नोड के स्वेल कर जाने पे या वहाँ पे सूजन आ जाने पर मैं आपसे एक प्राकृतिक ईश्वरीय इम्यूनिटी प्रणाली पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे किसी भी पार्ट में लिम्फ नोड का जो लिम्फ का जो जाल है उसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। जहाँ पे जंक्शन होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे निकलते हैं, तो वहाँ पे जाल बन जाता है। जब कभी भी हमारे शरीर पर कोई भी बाहरी आक्रमण होता है बैक्टीरिया, वायरस का या फंगस का, तो ये प्राकृतिक इम्यूनिटी का एक मेंटेन करने का एक तरीका प्रकृति ने बना रखा है कि हमारे तत्काल उस संबंधित अंग पे जहाँ इन्फेक्शन हुआ है उसके आसपास अगर कहीं लिम्फ नोड है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वो जब लिम्फ में तैरते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं तो उस पार्ट पर जंक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वो स्वेल कर जाते हैं और फिर वो कुछ समय तक वहाँ पर रुके रहते हैं। तो जब हमारे जांघों के लिम्फ नोड पर स्वेलिंग होने लगती है और हमको पेन होने लगता है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे इसके आसपास जो कोई न कोई इन्फेक्शन इस तरह आ गया है कि हमारे इस भाग पर आ गया है। जैसे अगर आपके दांत में दर्द होगा तो आपके गले के आसपास यहाँ पे आपके लिम्फ नोड स्वेल कर जाएंगे, यहाँ पे गिल्टियाँ आपकी निकल आएंगी। आपके पीठ में या पेट में कोई फोड़ा हो गया है तो आपके यहाँ आसपास के बगल में आपके लिम्फ नोड स्वेल कर जाएंगे। ऐसे आपके पैर के अंगूठे में चोट लग जाए या जांघ में घाव हो जाए या पैर की फिंडलियों में घाव हो जाए या कमर के आसपास कोई चोट हो जाए तो आपके जांघ के आसपास के लिम्फ नोड फूल जाएंगे, उनमें दर्द होने लगेगा। ये एक प्राकृतिक फिनोमेना है जो प्रकृति के द्वारा निश्चित है कि हम यहाँ पे एक तरीके का ये बैरियर है कि उसके आगे इन्फेक्शन ना बढ़ने पाए, अगर हम उस दौरान दवा का चयन कर लें या अपने चिकित्सक से संबंध स्थापित कर लें। तो गोनोरिया में जहाँ तक बात है कि जांघों में स्वेलिंग होती है, फिर बढ़ करके ये यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर से इनका संबंध फिर धीरे धीरे हमारे सेमिनल वेसाइकल्स तक, सेमिनल वेसाइकल्स जहाँ से स्पर्म को आगे लाने का जो मार्ग है यूरेथ्रा में, और स्त्रियों के गर्भाशय पर, उनके ओवरी पर, सर्विक्स पर, इन पर इसका आक्रमण तेज़ी से होता है। फिर ये गोनोकॉकल बैक्टीरिया वहाँ पर अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो आसपास के म्यूकस मेम्ब्रेन को वो नष्ट करते हैं और फिर वो पस के रूप में, गाढ़े द्रव के रूप में, पेस्ट के रूप में हमारे वैजाइनल पार्ट से या हमारे यूरेथ्रल पार्ट से या बाहर निकलने का प्रयास करता है। और जब वो गाढ़ा होता है तो यूरिन पास करने में जलन होती है, दर्द होता है, और फिर ये संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूरा का पूरा सेक्स ऑर्गन ही एक डिफेक्टिव पार्ट में कन्वर्ट होने लगता है। इस नाते इस रोग को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि पेशाब में जलन हो रही है या खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है और पेशाब रुक रुक के हो रही है और पस का आना जारी है, तो तत्काल अपने निकटवर्ती चिकित्सक से संबंध स्थापित करके आपको इसकी उचित दवा करनी चाहिए। जहाँ तक हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फिजिशियंस को इसमें दवा बताने की बात है, तो मैं चर्चा कर लूँ कि चूँकि ये वैजाइनल ट्रैक्ट और यूरेथ्रल ट्रैक्ट से संबंधित बीमारी है और इन्फेक्शन है और एक दूसरे से कन्वर्ट होती है, तो पहली चीज़ तो जो इसमें प्रिकॉशन बरतना है कि यदि आप गोनोरिया के शिकार हैं या रोगी गोनोरिया का शिकार है तो आप उसको सलाह दें कि वो इंटरकोर्स करना बंद कर दे, संबंध स्थापित करना बंद कर दे, तब तक जब तक उसका वो रोग पूरा ठीक न हो जाए। विशेष करके अपने जनन अंगों की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, उसकी स्वच्छता ज़रूरी है और प्रयास ये किया जाए कि पानी की मात्रा अधिक से अधिक पी जाए, जिससे कि यूरिन का फ्लो बना रहे और जो इन्फेक्शन अंदर जाने के बजाय हमारे यूरेथ्रल पार्ट के माध्यम से अंदर की तरफ प्रवेश न कर पाएँ। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं दवा पर। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि अंगवार औषधियों का चुनाव हम करते हैं।
रोगी की शिकायत पर हम अंगों का चयन करते हैं। तो हमारे जो अंग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पूरा का पूरा यूरिन ट्रैक जिसको हम कह सकते हैं, किडनी भी इन्वॉल्व है, यूटेरस भी इन्वॉल्व है, पेनिस भी इन्वॉल्व है, वाजाइना भी इन्वॉल्व है। अलग अलग महिला पुरुषों की बात मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको कंबाइंड समझ लें, फिर कमेंट करें कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को अंगों के नाम भी नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी हर छोटी छोटी बात को, अच्छी बात को तो लोग नहीं पकड़ते हैं, लेकिन छोटी बात को, छोटी कमियों को जो मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ उसको वो बड़ा विस्तार से जानने के बजाय हमारी कमियों को पकड़ने लगते हैं। पहले हम दवा पे चर्चा कर लें। हमने इसके लिए 3 फार्मूले बनाए। पहला फार्मूला हमारा है A3, C1 और VEN1। अब हमने इसका चयन क्यों किया? हमारे साथी कहते हैं कि आप चयन को ज़रा डिस्क्रिप्टिव बताया कीजिए। C1 हमारे प्यूटरेटरी ग्लैंड की मेडिसिन है, ओवरी की मेडिसिन है, हमारे सेंस ऑर्गन की मेडिसिन है। VEN1 हमारे वेजाइनल ट्रैक की मेडिसिन है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की मेडिसिन है। और A3 हमारे हार्ट के पंप सिस्टम को तेज करने की मेडिसिन है। तो हम जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जब तेज होगा तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो उस पार्ट से आगे की ओर हटेगा। इस नाते हमको A3 का चुनाव भी करना पड़ता है। A3, VEN1, C1 ये हमारा पहला फार्मूला होगा, जिसको हम 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, हम पेशेंट को देंगे। हमारा दूसरा फार्मूला होगा, चूँकि पेशाब में जलन होगी, दर्द होगा, ऐंठन होगी, रोगी छटपटाएगा, तो हम वहाँ पे S6, C6, L3 और C17 का चुनाव करेंगे। जैसा कि आपको पता है S6 और C6 आपकी किडनी की मेडिसिन है, C17 यूरिन को पास करने की, यूरिन को ज़्यादा प्रोसीड करने की मेडिसिन है, और जहाँ पर L3 है ये हमारा कंप्लीट एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के जो बेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर निकालने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस नाते L3 भी आपको देना है। L3 में S2 है और S2 आपका एक्सक्रेट करने वाली मेडिसिन है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को। और तीसरी एक और हम फार्मूले का चुनाव करते हैं, S5, C7, BE और G। BE और G जैसा मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब कभी पस बनने लगे, जब आपको लगे कि WBC की मात्रा बढ़ रही है, RBC की मात्रा कम हो रही है, यानी कोई भी घाव जो पस में कन्वर्टित हो रहा हो, वहाँ पे BE और G दोनों को एक साथ देने से पस नहीं बनेगा, ब्लड प्रॉपर जाएगा, पस का बनना बंद हो जाएगा। और C7 हम देते हैं वहाँ के जो डैमेज टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि C7 में C5 और A2 है, तो ये दोनों वहाँ के डैमेज टिश्यू को रिपेयर करेंगे और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर वेंस के माध्यम से उसको कंप्लीट करेंगे। और हमें इसमें S5 देते हैं, ये हमारी पेन किलर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पेन किलर मेडिसिन, या इसको फंक्शनल पेन किलर मेडिसिन या सब्स्टिट्यूट मेडिसिन कह सकते हैं। तो S5, C7, BE और G ये चारों मेडिसिन हम देंगे, तो घाव अगर वहाँ पर है, पस बन रहा है, तो उसको रोकने में ये दवाएं काम करेंगी। अब आपको हम एक बार फिर से रिपीट कर दें कि हमने 3 फार्मूले बनाए। फार्मूला नंबर 1 A3, VEN1 और C1, इसकी 20-20 ड्रॉप 3 बार। दूसरा फार्मूला हमारा है S6, C17 और L3, इसकी 20-20 ड्रॉप 3 बार। अब ये खाने के तुरंत बाद, सुबह शाम और दोपहर में रेस्ट के समय। और तीसरा फार्मूला हमारा है S5, C7, BE और G। हम इसको घाव के गंभीरता के आधार पे 10 ड्रॉप से लेकर के 50 ड्रॉप तक यूज कर सकते हैं। हमारे कुछ साथी, मैं आज एक थोड़ा सा आप सबको, चूँकि क्लास लगभग मेरा समाप्त हो चुका है, हमें आज एक साथी का एक सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जब आप अपना क्लास समाप्त कर लें या उसके पहले आप अपने संबंधित साथियों के नोट्स को, या जो आप यहाँ लिख रहे हैं फेसबुक पर, या उनसे संबंधित सवालों को हम पहले या बाद में कर लें। जब मेरा क्लास चलता रहे, जब क्लास का फ्लो रहे, तो बीच में ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, बीच में रुक करके किसी का नाम ना पढ़ा जाए और किसी की समस्याओं पर चर्चा न की जाए, पहले आप अपना क्लास समाप्त कर लें। तो मैंने आज अपने क्लास की मूल बातों को आपसे समाप्त किया। जहाँ तक गोनोरिया के विस्तृतीकरण की बात है, चूँकि निर्धारित समय में आपको हम रोग के लक्षण, उसके कारण और दवाओं पर चर्चा करते हैं। हम बहुत डिटेल में चर्चा करने के लिए लंबी
इस पर चर्चा हो सकती, तमाम पैथोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, तमाम जांच हो सकती है, लेकिन अंत में घूम करके हमको उसी पर आना है कि हम चूंकि ऑर्गन वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में संक्षिप्त लक्षण, संक्षिप्त कारण और फिर उस पर डिटेल हम ये कोशिश करते हैं आपको बताने की। तो मैंने आपसे ये बात कर ली। अब दूसरी बात हम आपसे कर लेते हैं कि हमारे कुछ साथी जो हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आप तक पहुंची है, शायद आप में से कुछ लोगों ने ये सोचा था कि इसमें रोग होंगे, रोग के लक्षण और दवाएं होंगी और हम जल्दी से इसको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मान करके अपने टेबल पर रख लेंगे। मेरी उस पुस्तक में उन साथियों के लिए वो पुस्तक नहीं जो बहुत विद्वान हैं। मेरी पुस्तक ये उन साथियों के लिए जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बेस से जानना चाहते हैं और शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की शुरुआत हमने उसमें प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया, प्लांट कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, किन ऊंचाइयों पाया जाता है, किस टेम्परेचर पे होता है, क्या उसकी फैमिली होती है, और प्रयास किया कि उसके डायग्राम भी आपको दिखा सकें। यानी ये फार्माकोपिया का पार्ट है। दूसरा पार्ट हमने मैटेरिया मेडिका का पार्ट लिया, जहाँ पे औषधि का सिद्धांत, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत, एंजाइम्स थियरी की चर्चा, एंजाइम्स क्यों हैं उस पर चर्चा, फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियों के चुनाव करने पर किस फार्मूले का करते हैं, रोग क्या है, रोग की संभावनाएं क्या हैं, रोग पर चर्चा, विभिन्न प्रकार के बॉडी के फ्लूइड की चर्चा, बॉडी के एब्डोमिनल एनाटॉमी फिजियोलॉजी की चर्चा, और चौथा पार्ट हमने फार्मेसी का लगाया, जिसमें फार्मेसी संबंधित दवाओं का सिलेक्शन, दवाएं कैसे रखी जा सकती हैं, पेशेंट का कार्ड कैसे बन सकता है। हमने इस पर, यानी जो एक मिनिमम सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक स्टूडेंट का होना चाहिए, हमने उस सिलेबस को टच किया है और उसमें हमने बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो अब तक पिछली किताबों ने आपको एक फिलॉसफी के रूप में प्रस्तुत किया था, मैंने उसको एक बुक के रूप में आपको प्रस्तुत किया है। और उस बुक से आप ये सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसमें दवाओं के बनाने का तरीका क्या है, सूत्र क्या है। लेकिन उस किताब में आप रोग ढूंढते हैं, दवाइयाँ ढूंढते हैं, वो तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का पार्ट है जिसको मैं लिख रहा हूँ। तो मैं आपसे फिर बता दूं कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपकी लिखी जा रही है और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हमारे उन चिकित्सकों के लिए लाभदायक होगी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत ज़्यादा गंभीरता से प्रवेश नहीं करना चाहते, नदी के सागर में तैरना नहीं चाहते, अपने आप को तैराक बनाना नहीं चाहते, वो केवल रबड़ के गोले पर नदी में कूद करके बैतरणी पार करना चाहते हैं। यानी पका पकाया माल आप चाहते हैं, तो पका पकाया माल के लिए अभी हमने ऑर्डर दे रखा है, जब खाना तैयार हो जाएगा तो हम आपको परोस देंगे। आप इस बात को अन्यथा ना लें। मेरे समझाने के तरीके को कभी कभी कुछ लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं और वो गलत टिप्पणियां कर बैठते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गोनोरिया पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि महिला विशेष रोगों की सीरीज़ में मुख्य रोगों पर चर्चा हो चुकी है और हमारे पिछले वीडियो में भी अगर मैंने सर्च किया है कि लगभग सभी रोगों पर चर्चा हो चुकी है। तो अब हम कल से कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नए क्लास पर चर्चा करेंगे। अभी हम उस विषय को आपको नहीं बताएंगे। आज हमारा ये क्लास नंबर 208 का था, यानी 208 क्लास में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को क्लास नंबर 208 से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास रविवार की रात 10 बजे आपके लिए फिर लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।